हेलो एवरीवन, ये घटना चक्र दृष्टि है यूपी स्पेशल के लिए जो 2024 में एग्जाम होंगे यूपी के, जैसे यूपी पीसीएस हो गया या फिर आरओ या फिर यूपी के जो अदर्स एग्जाम होंगे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आगे देख लेते हैं प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र। अब भारत में प्रथम स्थान कौन कौन सी योजना में है यूपी का, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में है, और प्रधानमंत्री जनधन योजना, और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। अब इसमें इसका ईयर भी पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में चलाई गई थी और इसका उद्देश्य क्या है। जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वो 2015 में चलाई गई थी, और प्रधानमंत्री जनधन योजना ये 2014 में चलाई गई थी, और इनके क्या क्या उद्देश्य है वो भी पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं भारत में दूसरा स्थान किस किस में है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। अब उत्तर प्रदेश को डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसमें परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला, जो राज्य द्वारा किए गए लक्षित एवं कुशल हस्तांतरण का प्रमाण है। डीबीटी में कौन सा स्थान मिला उत्तर प्रदेश को, दूसरा स्थान मिला है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। और जब से ये लागू किया गया है तब से सरकार को बहुत फायदा भी हो रहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। अब इसमें देख लेते हैं बजट में नई पहले कौन कौन सी हैं। जैसे यहाँ पर ग्रीन बजट है। अब जो 26वां कोप हुआ था, 26 कोप हुआ था यूएनएफसीसी का, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट फ्रेमवर्क क्लाइमेट ऑन चेंज। यहाँ पर जो 26वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था वो ग्लासगो में हुआ था। प्रधानमंत्री द्वारा पंचामृत कार्यकलाप के लिए भारत की प्रतिबद्धता का संकल्प किया गया था। इसमें क्या क्या है, मतलब कि जो जलवायु परिवर्तन है उसको कम करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा। अब यहाँ पर बजटीय अनुमान की ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत का पहला राज्य है। यहाँ पर भारत का पहला राज्य सतत विकास के निर्माण लक्ष्यों को प्राप्त करना, जो सतत विकास जो SDG 17 है, SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने 17 हैं, इनको 2030 तक प्राप्त करना है। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर भी बल देना है। जो स्वच्छ पर्यावरण रखना है और जो प्राकृतिक संसाधन है उनको कंजर्व करना, उनको बचाना है। वर्तमान पीढ़ी को और जो आने वाली पीढ़ी है, भविष्य वाली पीढ़ी, उनको ध्यान में रखकर पर्यावरण उन्मुखी नीतियों का निर्धारण करना है और स्थिति स्थापक पर्यावरण के सुनिश्चितीकरण भी करना है। पर्यावरण अनुकूल वित्तीय नीतियों का निर्धारण है ये। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो पथ प्रवर्तक कदम उठाए गए हैं, आगे कोई तरफ के लिए जो कदम उठाए गए हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए नीति निर्धारण, कार्यान्वयन एवं सक्रिय अनुपालन, जैसे सौर ऊर्जा नीति 2022 इसको अपनाया गया, और राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022, इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022, और जैव विविधता को प्रोत्साहन नमामि गंगे पहल, इसका भी पता होना चाहिए। ईयर भी आ जाता है कि किस ईयर में ये योजना चलाई गई थी, कौन सी पहल जो इनिशिएटिव है नमामि गंगे पहल। एनर्जी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ये भी कदम है एक। और यहाँ पर इसके जो लाभ होंगे, लाभ यहाँ पर कौन कौन से हैं, क्षेत्रवार भागीदारी, सतत विकास लक्ष्य है, SDG बजट और सामाजिक समानता आदि के लिए सामूहिक कदम भी, जो सामाजिक समानता होगी। और यहाँ पर जो SDG लक्ष्य है उनको भी प्राप्त किया जा सकेगा अगर हम इन नीतियों का पालन करते हैं। राजकोषीय ढांचे के दायरे में सततता का सुव्यवस्थीकरण भी किया जाएगा और लाभकारी निजी निवेश भी किए जाएंगे, जैसे कि प्रभावी सार्वजनिक व्यय योजना। जो प्रभावी सार्वजनिक व्यय योजना होगी, मतलब जो पब्लिक के लिए जो व्यय योजना है उसके लिए। और ग्रीन सार्वजनिक निजी भागीदारी, यहाँ पर जो PPP है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी पहल होगी। जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीतियों में स्पष्टता को प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसमें आगे यहाँ पर प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, आर्थिक से रिलेटेड है ये, जैसे कि उच्च विकास को बढ़ावा देने वाली आर्थिक परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन। जो उच्च विकास को बढ़ावा देने वाली जो आर्थिक परियोजना है उसमें बजट आवंटन कितना कितना किया गया है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं 2024-25 बजट का ही है ये, जो यूपी का 2024-25 बजट है उसके लिए बोला हुआ है। जैसे जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है, जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर 1150 करोड़ का इसमें आवंटन भी किया गया है।
यहाँ पर बजट आवंटन कितना किया गया है, इसमें 1150 करोड़ का किया गया है, जो जेवर में हवाई अड्डा बन रहा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे एक्सप्रेस वे एनएच के साथ औद्योगिक नोड्स की कनेक्टिविटी लखनऊ, आगरा एवं पूर्वांचल, इसके लिए कितना बजट आवंटन किया गया है, 500 करोड़ किया गया है। और ये सीक्वेंस में भी आ सकता है कि बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लिखिए। पहले तो 4 ऑप्शन में दे देंगे इसको, जैसे ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। अब उसमें यहाँ पर कोड में पूछ लेंगे कि इनको बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4, 2 1 3 4 इस टाइप से। अब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसके लिए 7,350 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। अब यहाँ पर 14 नए मेडिकल कॉलेज के लिए 964 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है 2024 बजट में। अब उद्यम के अंतर्गत पंजीकृत एमएसएमई जो इस माइक्रो स्मॉल जो एमएसएमईज होती हैं, उसकी जो संख्या है उद्यम में 22 लाख से अधिक एमएसएमई का पंजीकरण सुगम्य प्रक्रिया का परिचायक है। अब जो एमएसएमई है, जो लघु उद्योग होते हैं, ये एमएसएमई, अब इनका जीडीपी में बहुत ज्यादा भागीदारी होती है। और इनको जो 2019-20 में कोरोना आ गया था, तो सबसे ज्यादा इनको नुकसान हुआ था, जो एमएसएमई है। अब यहाँ पर इनकी संख्या जो हुई है, यहाँ पर 22 लाख से अधिक इनका पंजीकरण भी किया गया है। अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, जो निर्यात तत्परता सूचकांक है, जो एक्सपोर्ट किया जाता है, वो 2019 में, अगर यहाँ पर बात करें 2019 में कितना था, यहाँ पर 11th था, और 2022 में 7th रैंक है इसकी। अब यहाँ पर लीड्स देखें, लीड्स के बारे में, जैसे कि जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज होता है, उसमें जैसे कि 2019 में 13वीं रैंक थी, और 2022 में 6th रैंक है। इसमें यहाँ पर माल निर्यात लाख करोड़ में दे दिया हुआ है। जो माल निर्यात किया गया है वो 2019 में 11th नंबर पे और 2022 में 7वें नंबर पे किया गया है। सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम क्या है, जैसे कि महिला श्रम शक्ति की भागीदारी, जो महिला श्रम शक्ति है उसकी भागीदारी क्या है, 2018 में तो कितना था, 14.2% था। किसका, हम महिला का देख रहे हैं, महिलाओं की कितनी भागीदारी है श्रम में। और 2023 में देखें तो कितना हो गया, 32.1% हो गया है। अब इन दोनों को माइनस करके भी देख सकते हैं कि कितने की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है 2018 से 2023 में क्या वृद्धि हुई है और कितने प्रतिशत की हुई है। नल से पेयजल आपूर्ति का विस्तार, NHHS, जो नल से पेयजल आपूर्ति का विस्तार है, वो 2017 में कितना था, 2% था, और 2023 में 72.07% हो गया है। और 2024 तक ही बोला है कि मतलब कि हर घर हर जल, मतलब कि हर घर को जल मिलेगा। अब PMAY के अंतर्गत निर्मित आवास, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके अंतर्गत देखें यहाँ पर 2017 में कितने थे, 5.6 लाख घर थे, और यहाँ पर जो दिए गए थे इसके अंतर्गत, और 2023 में जो दिए गए हैं वो 47.82 लाख दिए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। अब मेडिकल कॉलेज की संख्या देख लेते हैं। 2017 में तो 17 थी, और 2023 में कितनी हो गई है, 73 हो गई है। तो कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ पर इसको इसमें से घटाकर देख लेंगे कि हाँ कितना वृद्धि हुई है। इससे बन सकता है यहाँ पर ऑप्शन में। पर्यटकों की संख्या करोड़ में है, यहाँ पर ये कितना था, 2017 में 23.7 करोड़, और 2023 में 32 करोड़, यहाँ पर भी वृद्धि हुई है। और अवसंरचना परिणाम, एक्सप्रेसवे की लंबाई किलोमीटर में देखें तो 2017 में 491 किलोमीटर थी, एक्सप्रेसवे की देख रहे हैं, और 2022 में कितनी है, 1314 किलोमीटर है। एयरपोर्ट्स की संख्या देखें, एयरपोर्ट्स की संख्या 2017 में तो 4 थी, और 2022 में देखें तो कितनी है, 19 है। अब मेट्रो रेल सिस्टम की लंबाई, जो मेट्रो रेल है, मेट्रो रेल की जो लंबाई है वो कितनी है, किलोमीटर में है। ये 2017 में कितनी थी, 9.3 किलोमीटर थी, और कितने शहरों में, ये 2 शहरों में थी। कब, 2017 में। 2017 में ये 2 शहरों में थी, और कितने किलोमीटर है, ये 9.3 किलोमीटर है। जबकि 2023 में 5 शहरों में हो गई है, और कितने किलोमीटर, 108.4 किलोमीटर। तो हर किसी में यहाँ पर वृद्धि हो रही है। लेकिन डाटा आता है, ऐसे वृद्धि वाले तो सवाल जो आते हैं यूपीएससी में आते हैं, और डाटा वाले जो आएंगे वो यूपीपीसीएस में आएंगे कि कितने की वृद्धि हुई है। तो इसको यहाँ पर याद भी रखना है कि कितना है। 2017 में देखिए विद्युत ऊर्जा की इस संस्थापित जो क्षमता है वो मेगावाट में है, और कितनी 2017 में थी 23,662 मेगावाट, और वर्ष 2022 की बात करें तो 29,912 मेगावाट। इसमें वृद्धि हुई है, सभी में वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता की स्थिति क्या है, जो निर्धनता है, निर्धनता
पॉवर्टी है, गरीबी है, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एक प्रगति समीक्षा, और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। अगर हम बात करें देश में और बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की बात करें विश्व लेवल पर, तो किसके द्वारा जारी किया जाएगा? यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, जो बहुराष्ट्रीय निर्धनता सूचकांक होगा। और अगर हम देश में बात करें तो नीति आयोग के द्वारा, और ये जारी कब किया गया था? 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है वो देख लेते हैं। भारत में बहुआयामी निर्धनों का अनुपात, जो बहुआयामी निर्धनों का कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है? 2015-16 में तो कितनी थी? 24.85% से घटकर जो निर्धन है ये 2019-21 में घटकर कितनी हो गई है? 14.96% हो गई है। निर्धनों की संख्या 2015-16 में कितनी थी? 24, मतलब 25 के अप्रोक्सी है, 25% है। और यहाँ पर बात करें तो कितना हो गया ये? 15%। ये 15% हो गया है घटकर। तो कितना था? 25 से 15% लगभग देख रहे हैं यहाँ पर। तो उसमें आ सकता है क्या? लगभग 10% की निर्धनता में कमी आई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, वर्ष 2015-16 से 19 से 21 के मध्य बहुआयामी निर्धनता से मुक्त हुए लोगों की संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का क्या है? प्रथम स्थान है। जो निर्धनता से मुक्त हुए लोगों की संख्या है सबसे ज्यादा, जो पहला स्थान है वो किसका है? उत्तर प्रदेश का ही है, क्योंकि इसमें कितनी आई है? 10% की कमी आई है। उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनों का अनुपात 2015-16 में कितना था? 37.68% से घटकर 2019-21 में कितना हो गया? 22.93% हो गया, जो अनुपात है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। ये यहाँ पर भारत की बात कर रहे थे, भारत में कितने की कमी आई है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। ये उत्तर प्रदेश का डाटा है, और उत्तर प्रदेश क्या है? पहले स्थान पर है, जो निर्धनता से मुक्त हुआ लोगों की संख्या के संदर्भ में, निर्धनता से मुक्त हुए लोगों की संख्या के संदर्भ में। और ये भारत का डाटा है। यहाँ पर भारत का डाटा कितना हुआ है? लगभग 10% निर्धनता में कमी हुई है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का आ जाए तो 2015-16 में यहाँ पर 38 के लगभग है, 38%, और ये कितना है? 23% है। तो 23, अब 38 में से 23 माइनस कर लेते हैं तो लगभग कितना हो रहा है? 15% की कमी आई है। कितना? 2015-16 से 2019-21 तक 15% की कमी आई है। और भारत में बात करें तो कितने की? 10% की कमी आई है। इसमें आगे देख लेते हैं, जो MPI, जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स होता है, उसको भी किसके द्वारा जारी किया जाता है? मल्टीलेटरल, ये वही है UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें इसका भारांश और संकेत देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि स्वास्थ्य है, इसमें कितने होते हैं? यहाँ पर 3 होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया और जीवन स्तर। इसमें ना UPSC में क्वेश्चन भी आया, आई थिंक 2019 या 20 में। तो यहाँ पर स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में यहाँ पर कितना है? इसका भारांश 1/3 है। शिक्षा का भी कितना है? 1/3 है। और यहाँ पर इसका जो स्वास्थ्य है, शिक्षा और जीवन स्तर, जो जीवन स्तर है, जीवन स्तर का भी कितना है? यहाँ पर 1/3 ही है। अब इसमें 1/3 में भी यहाँ पर और भी हैं जो अलग अलग रोल निभा रहे हैं, जैसे कि पोषण हो गया। अब स्वास्थ्य में बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य में भी कितने हैं? 1/3 इसका भारांश है, और इसमें भी 3, ठीक है, 3 है। जैसे कि पोषण हो गया, बाल एवं किशोर मृत्यु दर होगी, और मातृ स्वास्थ्य हो गया। अब इसमें 1/3, 1/6 किसका भाग है? पोषण का। 1/6 भाग किसका है? पोषण का है। 1/12 किसका है? बाल एवं किशोर मृत्यु दर का है। और 1/12 किसका है? मातृ स्वास्थ्य का है। अब अगर हम इनको जोड़ेंगे ना, 1/6 को जोड़ेंगे प्लस 1/12 प्लस 1/12 को प्लस 1/12, तो यहाँ पर ना 1/3 आएगा इन सबको जोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या है? इसमें भी कितने? 3 इंडिकेटर्स हैं। अब शिक्षा में बात करें, शिक्षा में भी कितने हैं? 2 हैं। शिक्षा में 2 हैं, जैसे कि स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूली शिक्षा के मतलब कि कोई भी बच्चा कितने वर्ष उसमें पढ़ रहा है, स्कूली शिक्षा के कितने वर्ष है स्कूल में, और स्कूल में उपस्थिति कितनी है, कितने प्रतिशत उपस्थिति है। तो यहाँ पर कितना है? 1/6, 1/6। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे ना तो 1/3 ही आएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं जीवन स्तर। जीवन स्तर के यहाँ पर कई इंडिकेटर हैं, आई थिंक 7 हैं, 2, 4 और 3, 7। जीवन स्तर के 7 इंडिकेटर हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कैसा है? पहला क्या है? रसोई ईंधन है, स्वच्छता, पेयजल, आवास, विद्युत और परिसंपत्ति, और बैंक खाता। यहाँ पर नीचे क्या है? ये बैंक खाता है। ये यहाँ पर बैंक खाता। अगर हम इनको सबको जोड़ेंगे ना तो सबको जोड़ के कितना आएगा? 1/3 आएगा, इन 7 को जोड़कर। अब आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में बहुआयामी निर्धनता की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर।
बहुआयामी निर्धनता। अब जैसे 2019 से 21 में देखें बहुआयामी निर्धनता अनुपात क्या है 22.93% है और 2015-16 में कितना है ये 37.68% है। यहाँ पर देखो घट गया है करीब करीब कितना है 15% का है। अब निर्धनता की तीव्रता देख लेते हैं कितना है 2019 से 21 में जो इसकी निर्धनता की तीव्रता है 44.83 और 2015-16 में कितनी है 47.60। अब यहाँ पर API जो MPI है सॉरी MPI बहुआयामी निर्धनता ठीक है, तो यहाँ पर कितना है इसमें H क्रॉस A इन दोनों की क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया है। कैसे निकाला है इसमें जैसे कि 22.93 डिवाइड में कितना हो गया 100 हो गया क्रॉस यहाँ पर कितना है 44.83 और डिवाइड में कितना है यहाँ पर 100 हो गया। अब देखो इसको पॉइंट को हटा के 2 जीरो बढ़ा लो, इस पॉइंट को भी हटा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब ऊपर इसकी मल्टीप्लाई करके और ये जितने भी 2 2 4 4 4 8 8 पे पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ पर कितना आया इसकी जो MPI है वो कितना आया 0.103 आया। इस तरीके से यहाँ पर निकाला जाता है। अब इसमें देखें 2015-16 में कितना है 0.179 है। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी निर्धनता क्या है। बहुआयामी निर्धनता किसमें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण में भी बात कर रहे हैं और शहरी क्षेत्र में भी बात कर रहे हैं। जैसे कि 2019-21 में देखें निर्धनता अनुपात कितना था 26.35 है और निर्धनता तीव्रता कितनी है 44.89% है और MPI कितना आया था इसका 0.118, निर्धनता अनुपात कितना आया 11.57% आया है और यहाँ पर निर्धनता तीव्रता कितनी है इसमें शहरी क्षेत्र की देख रहे हैं। ये तो किसका था ग्रामीण क्षेत्र का, इसकी MPI कितनी है 0.118 है। अब शहरी क्षेत्र का देखें निर्धनता अनुपात 11.57% है और निर्धनता तीव्रता कितनी है 44.36% है और शहरी क्षेत्र की जो निर्धनता है वो देखें यहाँ पर कितना हो जाएगा कितना है ये 0.051 है। अब इसकी बात करें 2015-16 में कितनी थी 0.211 है और यहाँ पर शहरी की बात करें तो 0.081 है। यहाँ पर देखो घट गया है और यहाँ पर भी घट गया है, दोनों में निर्धनता घट गई है। अब उत्तर प्रदेश संकेतवार देखते हैं वंचित लोगों का कुल जनसंख्या में प्रतिशत क्या है। अब देखो वंचित लोग क्या होते हैं जैसे कि अब कोई भी इंसान है जैसे कि लेट अस सपोज कर रहे हैं हम एक इंसान है और वो किसी मॉल में गया और वहां पर उसने देखी 5,000 रुपए की शर्ट देखी। अब उसके पास रुपए नहीं है, वहां पर सामान तो है लेकिन रुपए नहीं है, तो उस शर्ट से वो क्या हो गया वंचित हो गया। मतलब कि किसी आदमी को वो चीज चाह रहा है लेनी लेकिन ले नहीं पा रहा, वंचित रह जाना, तो क्या हो जाता है वो वंचित होता है। अब यहाँ पर देखें इसमें पोषण के स्तर पर अब इसमें ये दिया हुआ है जो ग्रीन वाला है जो ग्रीन का है यहाँ पर ये किसका है 2019 से 21 का है और ये जो ऑरेंज कलर में है ये 2015 से 16 का है। तो इसमें इसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर देखना है। अब जो ऑरेंज वाला है ये 2015 से 16 का है। अब इसमें पोषण की बात कर रहे हैं, पोषण की बात करें तो कितना है 44.47% है और इसमें देखें ये मीन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है डाटा, यहाँ से इसको डाल सकते हैं कि पोषण स्तर पर क्या था 2-3 याद हो और वहां पर डाल दो तो उसका ना अच्छी मतलब क्वालिटी अच्छी हो जाती है क्वेश्चन की। अब यहाँ पर देखें पोषण में 2019 से 21 का देखें तो यहाँ पर कितना हो गया वंचित लोगों की संख्या क्या हो गई है घट गई है, मतलब कि लोगों को ज्यादा चीजें प्राप्त हो गई हैं। अब बाल एवं किशोर में देखें तो यहाँ पर जो 2015 से 16 में 4.97 है और 2019 से 21 की बात करें तो 3.54% है। अब मातृ स्वास्थ्य है, जो मातृ स्वास्थ्य होता है माता का स्वास्थ्य होता है उसमें कितना है यहाँ पर 35.44% था किसमें 2015-16 में और यहाँ पर कितना हो गया है 2019 से 21 में 30.03% की सुधार आया है। मतलब कि यहाँ पर करीब यहाँ पर 5.41% का सुधार आया है जो मातृ स्वास्थ्य है। अब स्कूली शिक्षा के लिए देख लेते हैं 2015-16 में कितना था ये 17.49% और इसमें देखें 2019 से 21 में 13.18% और स्कूल में जो उपस्थिति है वो किसकी है कितनी है यहाँ पर 11.91% थी 2015-16 में और इसमें 2019 से 21 में 10.91% है। अब इसमें यहाँ पर देखें जीवन स्तर, यहाँ पर जीवन स्तर ये शिक्षा का देखा, यहाँ पर हमने स्वास्थ्य का देखा, अब किसका देख रहे हैं जीवन स्तर, क्योंकि इसमें 3 इंडिकेटर हैं स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर। यहाँ पर ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि शिक्षा में टोटल कितना है और स्वास्थ्य में और जीवन स्तर में कितना है। अब इसमें रसोई ईंधन इसमें कितना था 68.85 क्योंकि उज्ज्वला योजना भी चलाई गई है तो उसका भी यहाँ पर फायदा हुआ है और यहाँ पर कितना है 52.92% है 2019 से 21 के बीच में। वंचित लोगों की संख्या क्या हुई है कमी हुई है। अब यहाँ पर देखिए स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो कितना था यहाँ पर 63.65 था वंचित लोग और अब कितने हो गए यहाँ पर कमी आई है और पेयजल में भी कमी आई है और विद्युत में भी कमी आई है, विद्युत में तो बहुत ज्यादा कमी आई है, यहाँ पर 27 था और कितना हो गया 9
प्रतिशत, मतलब कि 3 गुना कमी आई है अप्रोक्सी। और यहाँ पर कितना है, आवास में 67.52 और इसमें भी 7 पॉइंट कुछ की कमी आई है। परिसंपत्तियां में बात करें, इसमें भी कमी आई है। बैंक खाता में भी वंचित लोगों की संख्या में कमी आई है, क्योंकि 2014 में जन धन योजना चलाई गई थी। जन धन योजना का उद्देश्य यही है कि वित्तीय समावेशन, जिन लोगों के पास वित्तीय चीजें नहीं पहुंच पाई हैं उन तक वित्तीय ये जन धन योजना के जरिए पहुंचाना, बैंक खाता उनका खुलवाना। अब यहाँ पर देखें, वंचित एवं बहुआयामी निर्धन जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। वंचित और बहुआयामी निर्धनता जनसंख्या, जो निर्धन जनसंख्या है उसका देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें है संकेतवार वंचित एवं बहुआयामी निर्धन लोगों की कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है। किस किस का है यहाँ पर, जैसे कि पोषण का दे दिया है, इसमें यहाँ पर पोषण का दे दिया है, इसमें भी वही है सारी चीजें 30, यहाँ पर 18, यहाँ पर कितना है 30 है और इसमें कितना हो गया 18 हो गया है। वंचित लोग क्या हो गए, घट गए। इसमें भी देखो घटा है, इसमें भी और इसमें भी, इनमें ना सभी में कमी आई है, हर किसी में कमी आ रही है। पेयजल में भी, विद्युत में भी, आवास में भी, आवास की बात करें, और यहाँ पर क्या है जैसे कि परिसंपत्तियां, इसमें भी यहाँ पर कमी आई है। और बैंक खाता में भी जो वंचित लोगों की संख्या है उसमें भी क्या आई है, कमी आई है वंचित लोगों की, जैसे कि 3.33% था और यहाँ पर कितना हो गया 2019 से 21 में देखें तो कितना हो गया है, यहाँ पर 1.06% हो गया है। इसमें आगे देखें उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए भी और इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं योजनाओं से रिलेटेड। किन्हीं भी 5 योजनाओं का नाम बताइए और उनका उद्देश्य बताइए, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं क्या है, उद्देश्य। अब यहाँ पर इसके क्या है प्रमुख तथ्य, पीएम कुसुम योजना। अब पीएम कुसुम योजना जो थी ये सौर ऊर्जा से रिलेटेड है और किसानों को यहाँ पर क्या है 2026 तक 34,422 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय सहायता के साथ लगभग 34,800 मेगावाट की सौर क्षमता जोड़ना है। कितनी क्षमता, 34,800 मेगावाट की 34,800 मेगावाट की सौर क्षमता यहाँ पर जोड़ना है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। कब तक, मार्च 2026 तक। वर्ष 2023-24 में 30,000 और वर्ष 2024-25 में 44,250 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध करवाने का भी लक्ष्य है। कब तक, 2024-25 में इतने किसानों को सोलर पंप, जो सोलर पंप हैं उनको उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है किसानों के लिए। अब इसमें प्रमुख तथ्य देख लेते हैं क्या है, जैसे कि 22 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने का भी निर्देश दिया गया था। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक 51,000 से अधिक किसानों को इस योजना के अंतर्गत सोलर पंप भी प्राप्त किए गए हैं। ये पीएम कुसुम योजना है, इसमें सोलर पंप उपलब्ध कराए जाने हैं किसानों को। अब यहाँ पर है हॉट कुक्ड मील योजना। जो हॉट कुक्ड मील योजना है इसका शुभारंभ कब किया गया था और इसके यहाँ पर प्रमुख तथ्य क्या क्या हैं। जैसे कि 24 नवंबर 2023 को प्रदेश में लंबे समय से बंद होने के उपरांत द्वारे से इसको शुरू किया गया है। यहाँ पर 24 नवंबर 2023 प्रदेश में लंबे समय से बंद होने के उपरांत इसको शुरू किया गया है। इसके लक्ष्य प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। जो 3 से 6 वर्ष के बीच वाले बच्चे हैं, प्रति लाभार्थी प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। योजना का क्रियान्वयन बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, नगर विकास तथा खाद्य एवं रसद विभाग के समन्वय से इसको क्रियान्वित भी किया जा रहा है। ये यहाँ पर ध्यान रखना है किस किस के समन्वय से, किस किस के सहयोग से। अब यहाँ पर है एक जिला एक खेल। जो एक जिला एक खेल है ODOS, ये जो एक जिला एक उत्पाद योजना है उसकी ही तर्ज पर इसको चलाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जो एक जिला एक खेल है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, ODOS, इसका ये फुल फॉर्म है यहाँ पर। और किसकी तर्ज पर, एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर इसको चलाया जा रहा है। ODOS योजना में शामिल करने के लिए 10 जिले हैं उनके खेलों में बदलाव किया भी जा रहा है। वर्ष 2022 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य था, इसलिए इसको शुरू किया गया था। जैसे कि यहाँ पर जिला कौन कौन से, मथुरा। अब इसमें कौन सा खेल परिवर्तित किया गया है, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये परिवर्तित खेल कौन सा है, जूडो के स्थान पर कुश्ती को। बलिया, अम्बेडकर, 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया। बलिया, अम्बेडकर, कानपुर देहात और फतेहपुर। बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स को परिवर्तित कर दिया गया। बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स। और श्रावस्ती, बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी को
परिवर्तित किया गया है। झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी इन तीनों में बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी के लिए, किस किस में, झांसी, गोंडा और लखीमपुर खीरी, बैडमिंटन के स्थान पर अब क्या है, हॉकी खेल को बढ़ावा दिया जाएगा। बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल को। अब इसमें आगे देख लेते हैं, जैसे कि ODOS योजना के तहत खेल एवं कुश्ती में देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे वाराणसी है, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया और महाराजगंज। एथलेटिक्स में मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौसाम्बी और एटा। और यहाँ पर अमेठी, रामपुर, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, बलिया, मुजफ्फरनगर। हॉकी में देखिए प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फरुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर और यहाँ पर इटावा और गाजियाबाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब टेबल टेनिस की बात करें, यहाँ पर टेबल टेनिस की बात करें, आगरा और कानपुर, बैडमिंटन अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर और वेट लिफ्टिंग मिर्जापुर और बिजनौर, बॉक्सिंग में बुलंदशहर, कुशीनगर, तीरंदाजी सोनभद्र, ललितपुर, फुटबॉल में हाथरस, तैराकी पीलीभीत, शूटिंग बांदा, कबड्डी कबड्डी कहां पर, कन्नौज में, और लॉन टेनिस कहां पर, प्रयागराज में बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रयागराज में। अब इसमें यहाँ पर देखते हैं शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराए की आवास योजना क्या है। इसका शुभारंभ जो किया गया था कब, 26 मार्च 2021 में किया गया था। और प्राथमिकता किन किन क्षेत्रों को दी गई है, जैसे विधवाओं, कामकाजी महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। इसके उद्देश्यों की बात करें तो क्या क्या होंगे, छात्रों, शहरों में रहने वाले गरीब लोगों और शहरी प्रवासियों हेतु किफायती किराए के आवास और परिसर उपलब्ध कराना है, इसका उद्देश्य है। अब यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, जो मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके लिए योजना है। इसकी घोषणा कब की गई थी, बजट 2021-22 में की गई थी। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी, महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए। अगर मोटापा हो जाता है तब भी कुपोषण होता है, और हमारा वेट लेस होने लगता है तो तब भी क्या होता है, कुपोषण ही होता है। अब इसका क्रियान्वयन वर्ष क्या है, 2021 से 22 था जो क्रियान्वयन वर्ष है, और इसको कौन से बजट में घोषणा की गई थी, 2021-22 में ही की गई थी। अब यहाँ पर है मुख्य तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि ड्राई राशन के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 1 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं के अतिरिक्त पोषण प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। जो 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाएं होती हैं, 11 से 14 वर्ष जो बच्चे हैं, किशोरी जो बालिकाएं, उसके अतिरिक्त पोषण प्रदान करने की व्यवस्था थी। अब यहाँ पर इसमें देखिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, ये क्या है, इसकी घोषणा कब की गई थी, ये 2020-21 बजट में की गई थी, और 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस बजट में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, प्रदेश के युवाओं को उद्योगों एवं MSME जो माइक्रो स्मॉल फाइनेंस MSMEs होती हैं, उन इकाइयों में ऑन जॉब प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए उन्हें निश्चित अवधि के लिए रोजगार से जोड़ना था। मतलब कि जॉब पर सीधा युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, और यहाँ पर प्रशिक्षण भत्ता भी था। इसमें युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ साथ प्रति माह 2500 रुपए की धनराशि, केंद्रांश और राज्यांश का अनुपात कितना था, यहाँ पर केंद्र का तो यहाँ पर 1500 रुपए है और राज्य का कितना था, 1000 रुपए है। इसमें आगे देखें मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है, और ये कब से प्रभावी हुई है, 14 सितंबर 2019 से हुई है। इसका पहले नाम क्या था, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना। इसका नाम भी पूछा जा सकता है यहाँ पर, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना। अब इसमें यहाँ पर क्या कर दिया गया है, कल्याण कर दिया गया है, इसका नाम बदलकर। शुभारंभ कब किया गया था इसका, 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया था। और इसके लिए कौन कौन पात्र था, जैसे कि किसान और उसकी पत्नी, पुत्र पुत्री, पौत्र और पोत्री के साथ ही बटाईदार भी पात्र होगा इसका। योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष तक की आयु के किसान इसके लिए पात्र होंगे। इसकी जो आवश्यकता पड़ी थी वो क्यों पड़ी थी, और इसका संचालन कौन करेगा, संचालन किसके माध्यम से होगा, जिलाधिकारियों के माध्यम से होगा। एक तो यहाँ पर इसका स्थापना प्रभावी कब से हुई थी, इसका शुभारंभ कब से हुआ था, और इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया था, इसके लिए पात्र कौन कौन होंगे, ये सारी चीजें इसमें पता होनी चाहिए। अब इसमें जैसे आवश्यकता क्यों पड़ी थी, राज्य के कृषकों की दुर्घटनावश, जो राज्य के कृषक हैं उनकी दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में इस योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। और इसमें जो वित्त पोषण है, वित्त पोषण 100% किसका है, ये राज्य सरकार का ही है। ये किसका है, 100%, मतलब कि 100% जो वहन करेगी राज्य सरकार ही
इस योजना को लिए जो भी फंड होगा वहन करेगी। अब मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना की बात करें, 21 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, इस योजना को देखें यहाँ पर। अब इसका जो वित्तीय पर्यटन विभाग, विधायक निधि एवं CSR निधि से प्राप्त धनराशि द्वारा होगा। और यहाँ पर क्या है, पर्यटन केंद्र का चयन संबंधित विधायक एवं जिलाधिकारी की संतुष्टि के अनुसार, किसके द्वारा, विधायक और जो जिलाधिकारी होगा उसकी संतुष्टि के अनुसार ही है। और योजना की देखभाल जो की जाएगी वो किसके द्वारा, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायतों और प्रबंध समितियों का गठन करके की जाएगी, जो योजना की देखभाल होगी। और इसकी विशेषता की बात करें, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राचीन, सांस्कृतिक आदि स्थलों का सतत विकास एवं संवर्धन करना है। यहाँ पर धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राचीन, सांस्कृतिक, पर्यटन से रिलेटेड है, तो इनको क्या करना है, यहाँ पर विकास करना है और उनका संवर्धन करना है। अब यहाँ पर आगे भी है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक पर्यटन स्थल को भी विकसित करना है। इसमें यहाँ पर आगे देखें, उत्तर प्रदेश कोर नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना के बारे में। इसका जो प्रस्ताव है ये क्या था, 20 अगस्त 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक के ऋण से प्रस्तावित इसको किया गया था। इसको प्रस्तावित कब किया गया था, 2019 में 20 अगस्त को, और विश्व बैंक के ऋण से किया गया था। अब जो योजना है उसके रोड सेफ्टी घटक क्या है, जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से होंगे, परिवहन विभाग और गृह पुलिस विभाग होगा, और यहाँ पर लोक निर्माण विभाग होगा। और कुल लागत जो होगी इसकी 46.72 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगी, जो कुल लागत है इसकी। अब यहाँ पर इसके कार्यों को जो मंजूरी मिलेगी, परिवहन विभाग, गृह या पुलिस विभाग या फिर लोक निर्माण विभाग से मिलेगी। और यहाँ पर परियोजना की कुल लागत, जो परियोजना की कुल लागत है वो कितनी है, 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि विश्व बैंक से ऋण के रूप में क्या की गई है, प्राप्त की गई है। कितनी, 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर विश्व बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त की गई है, और जो शेष है वो राज्य सरकार ही वहन करेगी। अब इसमें आगे देख लेते हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये क्या है, जैसे इसका निर्णय कब लिया गया था, 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त वृद्धावस्था पेंशन राशि में वृद्धि की गई थी। और इसमें पात्र कौन कौन होगा, जैसे कि 60 से 79 वर्ष की आयु वाले वृद्धजन होंगे। इसमें आ जाता है, इसमें ये जो वर्ष है इसको अलग करके पूछ लिया जाएगा स्टेटमेंट में डालकर। अब यहाँ पर पेंशन राशि जैसे कि 400 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 500 रुपये कर दिया गया है। 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है, जिसमें 300 रुपये राज्यांश का होगा तथा 200 रुपये केंद्र का शामिल होगा। 400 से बढ़ाकर कितना, 500, और 500 में भी 300 राज्य का है और 200 किसका है, केंद्र का है। इसमें आगे देख लेते हैं, कन्या सुमंगला योजना, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है कि किस ईयर में शुरू हुआ था ये। अब इसमें शुभारंभ देख ले 25 अक्टूबर 2019 को, और किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू कब हुई थी, ये शुभारंभ हुआ था 25 अक्टूबर 2019 को, और जो लागू हुआ था ये 1 अप्रैल 2019 से 6 श्रेणियों में लागू हुआ था। वित्तीय सहायता की बात करें, इसमें जन्म से लेकर बेटी के स्नातक शिक्षा पूरी होने तक 6 चरणों में 15,000 रुपये प्रदेश सरकार द्वारा देने का प्रावधान है। इसमें कितना, 6 चरणों में 15,000 रुपये, 6 चरणों में 15,000 रुपये जन्म से लेकर बेटी की जो स्नातक की शिक्षा होगी उसके लिए। और यहाँ पर प्रमुख तथ्य क्या होंगे, लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक अधिकतम आय वो कितनी है, सीमा कितनी होगी, इसमें 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसमें जो लाभ होंगे, लाभ इसमें संचालन कौन है, संचालन कौन करेगा, इसका महिला कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके लाभ जैसे कि किसी परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को, अधिकतम 2 बच्चियों को ही है, अधिकतम 2 बच्चियों को, ये ज्यादा लड़कियों को नहीं है, किसी भी परिवार की। किसी महिला को यदि पहले प्रसव से बालिका व दूसरे प्रसव से जुड़वा बालिकाएं हों तो तीनों को लाभ देने का प्रावधान है। अगर पहली बार हुआ है, पहली बार भी बेटी हो गई और फिर दूसरी बार में 2 बेटियां हो गई, तो उस कंडीशन में तीनों को लाभ मिलेगा इस योजना का। यदि किसी परिवार द्वारा अनाथ बालिका गोद ले ली गई है तो परिवार की जैविक संतान तथा विधिक रूप से गोद ली गई संतानों को शामिल करते हुए अधिकतम 2 बालिका ही लाभान्वित होंगी। ऐसा नहीं है कि पहले से 2 बालिकाएं थी, उनकी खुद की 2 बालिकाएं और एक क्या ले ली, गोद ले ली, तो 3 हो गई, लेकिन तीनों को नहीं मिलेगा। यहाँ पर अधिकतम 2 बालिकाओं को ही उसका लाभ मिलेगा, इसका कन्या सुमंगला योजना का। तो इसमें यह है। इसमें आगे देख लेते हैं, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना क्या है, इसके मुख्य तथ्य क्या है। अब इसमें जो पात्र होंगे वो कौन कौन होएगा, संबंधित बीमा कंपनियां हैं। और जैसे कि पात्र कौन कौन है, पात्र परिवार के सदस्यों की दुर्घटना पर नजदीकी चिकित्सालय में 25,000 रुपए तक की प्राथमिक इलाज कराने की सुविधा
प्रतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी और द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कंपनी होगी और यहाँ पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा ये संबंधित बीमा कंपनियां होंगी। और जैसे ये है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये कंपनियों के नाम है यहाँ पर जो संबंधित बीमा कंपनियां होंगी। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है जो लिमिटेड है। अब बीपीएल परिवार भी योजना के पात्र आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता इसमें नहीं है। जो बीपीएल परिवार के बिलो पॉवर्टी लाइन होगी वो परिवार के योजना के जो पात्र हैं आय प्रमाण पत्र देने की इसमें आवश्यकता नहीं है। इसमें आगे देखिए मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत शामिल प्रमुख घटनाएं क्या क्या है। मुख्यमंत्री किसान बीमा के तहत कौन कौन सी, जैसे रेल, रोड, वायुयान से दुर्घटना हो जाती है, किसी भी टकराव गिरने के कारण चोट हो जाती है, गैस रिसाव, बिच्छू, नेवला, कुत्ता के काटने से मरना हो जाता है, भूकंप, आकाशीय बिजली से दुर्घटना हो जाती है, जंगली जानवरों से आक्रमण हो जाता है, जलना, डूबना, बाढ़ में बह जाना, इसमें भी क्या होगा बीमा योजना के तहत शामिल किए जाएंगे ये घटनाएं। किसी भी प्रकार से हाथ पैर कट जाना और विषाक्तता। अब ये गैस सिलेंडर फटने के कारण भी जो विस्फोट हो जाता है वो भी इसमें शामिल होगा। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, इसका शुभारंभ कब किया गया था? 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश जन्म के दिवस पर। जब उत्तर प्रदेश का जन्म कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसी दिवस पर इसको शुरू किया गया था मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना को। और यहाँ पर शुभारंभ स्थल क्या है? अवध शिल्प ग्राम लखनऊ से। क्रियान्वयनकर्ता कौन है? ग्राम्य विकास विभाग द्वारा। इसकी विशेषताएं क्या है? सीमावर्ती क्षेत्रों, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय पर स्थित उपेक्षित ग्रामों का सर्वांगीण, मतलब कि सभी तरीके से ग्राम का क्या करना है? विकास करना है। और यहाँ पर वन टांगिया, मुसहर, थारू आदि वर्गों के बाहुल्य वाले ग्रामों का स्थायी और समेकित विकास करना है। ये जो जातियां यहाँ पर जनजातियां कौन कौन सी? वन टांगिया, मुसहर और थारू जनजाति। जो थारू जनजाति है दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। अब यहाँ पर आगे देखें, जो मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना है इसके मुख्य तथ्य क्या? देश की रक्षा में शहीद हुए सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों के सैनिकों के ग्रामों को शहीद ग्राम घोषित करना है। इसकी विशेषता क्या है? इन ग्रामों को पक्के सड़क मार्ग से जोड़ना। इन ग्राम संपर्क मार्गों का नाम गौरव पथ होगा। यहाँ पर ग्राम संपर्क मार्गों का नाम क्या होगा? गौरव पथ होगा। इन ग्रामों में तोरण द्वार तथा शहीद हुए सैनिकों की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। तोरण द्वार का मतलब है जैसे कि ये कोई अंदर जाके गांव है और यहाँ पर एक गेट बना देना। तोरण का मतलब ये होता है तोरण। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है? जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग की कन्याओं के जो विवाह हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, बीपीएल बोल सकते हैं, संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा इसका संचालन होगा। इसकी विशेषता अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। जो अभिभावक होंगे, जैसे कोई लड़की है उसके माता पिता क्या होने चाहिए? उत्तर प्रदेश के होने चाहिए निवासी, और उनकी पारिवारिक आय गरीबी रेखा से नीचे होनी चाहिए। तो वो सभी इसमें क्या आएंगे? योजना के अंतर्गत आएंगे। प्रमुख तथ्य की बात कर लेते हैं। अब विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना के तहत शामिल होंगे और इसमें जो धनराशि होगी प्रति जोड़े पर सरकार द्वारा 51,000 रुपए व्यय किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है। इसका आयोजन नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत, नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम द्वारा, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, स्वैच्छिक संस्थाएं आदि जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम हेतु अधिकृत किया जाएगा। अब सामूहिक विवाह कार्यक्रम में न्यूनतम 10 जोड़ों का होना अनिवार्य है। न्यूनतम 10 जोड़ों का ही होना अनिवार्य है। प्रमुख नीतियां क्या होंगी यहाँ पर? जैसे उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति क्या है? इसको जो अनुमोदन किया गया था 18 जनवरी 2024 को। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश को सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का केंद्र बनाना, रोजगार सृजन करना और कौशल विकसित करना, प्रदेश में राजस्व उत्पन्न करने में भी मदद करना, जिससे कि जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, उसको ज्यादा से ज्यादा राजस्व की प्राप्ति हो। अब इसमें प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों के लिए वैध होगी। जो अधिसूचना की तिथि है, जब से इसको जारी किया जाएगा, इसकी तिथि क्या होगी? 5 वर्ष के लिए होगी। अधिसूचित तिथि से निवेश अनुमन्य होगा। और यहाँ पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड नोडल संस्था के रूप में नामित है और नोडल संस्था के कार्यकलापों की देखरेख के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक नीति कार्यान्वयन इकाई की भी इसमें स्थापना की जाएगी। जो क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत होगा। प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में की जाएगी स्थापना।